नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। पिछले वीडियो में व्याकरण का सामान्य परिचय पढ़ाया गया था, जिसमें था हिंदी शब्द। हिंदी शब्द क्या है, हिंदी शब्द कहाँ से आई, हिंदी शब्द का क्रम क्या है। उसमें हम लोग सीखे थे भाषा के बारे में, और उसमें हम लोग सीखे थे लिपि के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। तो सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला। पिछली वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? भाषा। हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला। पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे भाषा। भाषा क्या है? ये किस धातु से भाषा बना है? भास धातु से। किस धातु से बना है? भास धातु से। ये संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? ये संस्कृत का शब्द है। अब आगे क्या है? आगे है हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि हम लोग भी पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि होती है? देवनागरी। कौन सी लिपि होती है? देवनागरी लिपि होती है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि होती है? देवनागरी लिपि होती है। और हम लोग क्या पढ़े थे? हिंदी शब्द। हिंदी शब्द कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। और अब आते हैं व्याकरण पर। अब हम लोग बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण जो है वो किस से मिलकर बना है? फी प्लस आर प्लस करण। इसके व्याकरण के दो उपसर्ग होते हैं, एक वी आ। व्याकरण। तो इससे कितने विभाग होते हैं? 4 विभाग होते हैं। 4 विभागों में बांटा गया है। पहला विभाग है वर्ण विभाग। दूसरा है शब्द विभाग। तीसरा है पद विभाग। एंड लास्ट है, चौथा है वाक्य विभाग। इस तरह से व्याकरण को 4 विभाग में बांटा गया है। पहला क्या है? वर्ण विभाग। पहला कौन सा है? वर्ण विभाग। दूसरा है शब्द विभाग। तीसरा है पद विभाग। चौथा है वाक्य विभाग। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? वर्ण। वर्ण के कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला है स्वर, दूसरा क्या है? व्यंजन। अब हम सबको पता है कि स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11। लेकिन अगर कुल स्वर की बात करें तो कितने होते हैं? कुल स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं प्लस 2 अयोगवा होते हैं। इतना समझ आ गया? अब आते हैं व्यंजन की तरफ। तो हमारे कितने व्यंजन हैं? कितने व्यंजन हैं? 39 व्यंजन है। कितने व्यंजन हैं? 39। 39 व्यंजन हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं। 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और 4 क्या है? ऊष्म व्यंजन है। फिर 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और 2 क्या है? द्विगुण व्यंजन है। ये हमारे क्या है? व्यंजन। अब इसमें केंद्रीय निदेशालय। अब हमारे व्यंजन को केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कितना माना है? 35 व्यंजन माना है। और परंपरागत रूप से
परंपरागत रूप से कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं। और कामता प्रसाद गुरुजी इसको कितना मानते हैं? ये भी कितना मानते हैं व्यंजन को? 33 मानते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। वर्ड के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। और कुल स्वर की जब बात आ जाती है तो 13 कुल स्वर होते हैं, जिसमें 11 तो स्वर होते हैं, 2 क्या हो जाता है? अयोगवा में विसर्ग और अनुस्वार दोनों को ऐड करके, दोनों को जोड़ करके 13 हो जाता है। ये क्या कहलाते हैं? वो कुल स्वर हो जाते हैं, कुल स्वर। एक बार फिर समझ लेते हैं। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वर्ड की बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम लोग वर्ड की बात कर रहे हैं, तो वर्ड कितने होते हैं? 2। एक होता है स्वर होता है, दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगर कुल स्वर की बात करें तो कुल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। उसमें 11 तो स्वर रहते हैं, 2 अयोगवा रहता है, जिसमें विसर्ग और अनुस्वार जोड़ लिया जाता है। उसके बाद व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं? 39 व्यंजन होते हैं, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। सब अगर ऐड करेंगे, सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है वो कितना मानती है? 35 है। कितना मानती है? 35। और परंपरागत रूप से व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। और कामता प्रसाद जी के द्वारा कितना माने गए हैं व्यंजन? 33 माने गए हैं। अब हम लोग देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण अब किसके आधार पर करेंगे? स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण काल मान के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिस वर्ड के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर के तुलना में ज़्यादा समय लगता है। जितना समय इसमें लगता है उससे ज़्यादा समय इसमें लगता है। मतलब जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? जिस स्वर में ज़्यादा समय लगता है उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, ये जो ह्रस्व स्वर है, जिस वर्ड के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और जिस वर्ड के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में ज़्यादा समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब देखते हैं ह्रस्व स्वर में क्या है, क्या क्या आते हैं। 4 कितने ह्रस्व स्वर होते हैं? 4 होते हैं। वो 4 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अ होता है, ई होता है हमारा, और ऊ होता है, और री होती है। क्या होती है? री होती है। ये कितने? 4 होते हैं। कितने होते हैं? हमारे ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, ऊ और री। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लघु स्वर भी बोल सकते हैं, और हम इसे मूल स्वर भी बोल सकते हैं।
अभी मैं बताऊंगा आपको मूल स्वर क्यों बोला जाता है। अब दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर में क्या क्या आ जाता है, हमारे दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। दीर्घ स्वर में क्या, जो ह्रस्व स्वर के तुलना में ज़्यादा समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो इसमें आ, फिर आ जाएगा ई, उसके बाद आएगा दीर्घ ऊ, फिर आ जाएगा ए, आई, ओ, औ। ये हमारे क्या है, दीर्घ स्वर हैं। ये हमारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं, गुरु स्वर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गुरु स्वर भी बोल सकते हैं। अब फिर से एक बात समझते हैं हम लोग स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। इसमें उच्चारण काल मान के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो पहला इसमें आ जाता है ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिस वर्ड के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं, और जिस वर्ड के उच्चारण में इससे ज़्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला अ, दूसरा ई, तीसरा उ, चौथा क्या है, री। उसके बाद दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। और दीर्घ स्वर को हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, गुरु स्वर बोल सकते हैं। अब तक हम लोगों ने उच्चारण काल मान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया। अब हम लोग कैसे करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर हम लोग वर्गीकरण करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। इसके पहले हम लोगों ने कैसे वर्गीकरण किया था, अब हम लोग करेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाता है मूल स्वर। पहला क्या हो जाता है, मूल स्वर। अब मूल स्वर क्या होते हैं अभी बता रहा हूं। दूसरा क्या हो जाएगा, संधि स्वर। पहला क्या है, मूल स्वर होता है, दूसरा क्या है, संधि स्वर होता है। अब मूल स्वर क्या होता है, स्वरों का जन्म जिस अवस्था में हुआ है, स्वरों का जन्म जिस अवस्था में हुआ है वैसे का वैसे रह गया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं। और संधि स्वर क्या होता है, 2 मूल स्वरों को जोड़ने से बनता है। 2 मूल स्वर जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, संधि स्वर बनेगा। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं। कौन कौन से, अ, ई, उ और री। और संधि स्वर में क्या 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 आते हैं, संधि स्वर कितने होते हैं, 7। कौन कौन से, आ, ई, दीर्घ ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है, संधि स्वर होते हैं। इसके पहले जब हम लोग कालमान के आधार पर, उच्चारण कालमान के आधार पर जब हम लोग स्वरों का वर्गीकरण किए थे तो उसमें क्या था,
ह्रस्व स्वर, यहाँ पे दीर्घ स्वर। क्या था? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। सेम यही वाला था। कितने ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। अ ई उ री। और देखिए यहाँ पे मूल स्वर में भी कितने हैं? वही 4 हैं, अ ई उ री। संधि स्वर इधर क्या था? दीर्घ स्वर था ना, दीर्घ स्वर। यहाँ भी हम लोग दीर्घ स्वर बोल सकते हैं, यहाँ भी हम लोग दीर्घ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दीर्घ हम लोग बोल सकते हैं। इसको भी, इसको गुरु स्वर भी बोल सकते हैं। आप मैं लिखा था ना गुरु स्वर, तो इसे हम लोग गुरु स्वर भी बोल सकते हैं। गुरु या संधि स्वर या दीर्घ स्वर। और इसको ह्रस्व स्वर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी बोल सकते हैं। अब देखिए, मैं आशा करता हूँ कि ये इतना सब समझ आ गया होगा। अब देखिए, संधि स्वर के कितने टाइप होते हैं? 2। संधि स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं। एक मूल दीर्घ स्वर होता है, एक संयुक्त स्वर होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ रखते हैं संधि स्वर को। संधि स्वर, इसको अभी मैं आप लोगों को बताया, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको गुरु स्वर भी बोल सकते हैं, और इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको दीर्घ स्वर भी बोल सकते हैं। तो फिलहाल संधि स्वर देखते हैं। इसके 2 होते हैं। एक होता है मूल दीर्घ स्वर, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है दूसरा क्या होता है? संयुक्त स्वर। पहला क्या है? पहला क्या है? मूल दीर्घ स्वर है। दूसरा क्या है? संयुक्त स्वर है। अब देखिए, आप लोग इसके पहले आप लोगों को ये पता है कि अ प्लस अ बराबर क्या होता है? दोनों मिलकर आ हो जाता है। ई प्लस ई बराबर दोनों मिलकर क्या हो जाती हैं? दीर्घ ई बन जाता है। ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाता है? दीर्घ ऊ बन जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं मूल दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम लोग सजातीय स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सजातीय स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सजातीय स्वर क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं सजातीय स्वर? क्योंकि ये समान जाति का, समान जाति मतलब समान जाति को जोड़ने से बना है। ये अ कैसे बना है? अ से प्लस अ से क्या बना? आ। ई मिलकर क्या बनाई? दीर्घ ई। ऊ मिलाकर दीर्घ ऊ। ये दोनों समान जाति के हैं ना। देखिए, ये भी वही अ है, ये भी वही है, समान है। दोनों क्या हैं? समान जाति के हैं। इसलिए हम लोग इसको सजातीय स्वर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग सवर्ण स्वर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग सवर्ण स्वर भी बोल सकते हैं। अब आता है नंबर संयुक्त स्वर का। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर स्वयं में ना जुड़कर आपस में जुड़ते हैं। इसके जो मूल स्वर होते हैं वो स्वयं में ना जुड़कर आपस में जुड़ते हैं। जैसे अ प्लस ई
बराबर अ प्लस ई बराबर ए। अ प्लस ए मिलकर क्या बनाते हैं, ए। अब अ प्लस उ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ। फिर अ प्लस ओ मिलकर क्या बनाते हैं, आओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आओ बनाते हैं। तो अभी इसके पहले हम लोग इसको क्या बोले थे, सजातीय वर्ण। क्यों, क्योंकि समान जाति का है। अब इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें क्या है, समान वर्ण समान जाति के नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, विजातीय स्वर। क्या बोलेंगे, विजातीय स्वर। और यहाँ पे इसको क्या बोले थे, ये सवर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असवर्ण। क्या हो जाएगा, असवर्ण। इतना सब कुछ समझ आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्वरों का वर्गीकरण। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, उच्चारण काल मान के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर। अब हम लोग पढ़ेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर। क्या पढ़ेंगे, जीभ के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। जीभ के अब हम लोग पढ़ेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। जीभ के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, जीभ के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहले क्या आ जाता है, अग्रस्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर सबसे पहले क्या आ जाता है, अग्रस्वर। दूसरा क्या है, मध्य स्वर। तीसरा क्या है, पश्च स्वर। अब देख लेते हैं अग्रस्वर में, अग्रस्वर किसे बोलते हैं, अग्रस्वर किसे बोलते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में बीच का अग्रस्वर किसे बोलते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है वही क्या होता है, अग्रस्वर। अग्रस्वर में क्या होता है, जीभ का अगला भाग जो है, ये हमारी जीभ है, इसमें अगला भाग काम करती है। क्या करती है, जो जीभ है उसका जो अगला भाग काम करता है उसे क्या बोलते हैं, अग्रस्वर बोलते हैं। और ये जीभ है, अगर मध्य वाला भाग काम करता है तो मध्य स्वर, और जीभ के पीछे वाला जो हिस्सा है वह भाग काम करता है तो क्या बोलते हैं, पश्च स्वर बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ई आ जाता है, फिर
दीर्घ ई, उसके बाद री आती है। अब ऐसे बोलिए री बोलेंगे ना तो जो जीभ है, जीभ का जो अगला वाला भाग है वो काम कर रहा है री। ई बोलेंगे तब भी, दीर्घ ई अगर बोलेंगे तब भी, री बोलेंगे तब भी अगला वाला ही भाग काम कर रहे हैं। और ए आई, ये सब क्या है? ये सब है अग्रस्वर। क्या है? ये सब अग्रस्वर हैं। अब मध्य स्वर में कौन सा आता है? बस हमारा एक आता है अ बोलेंगे तो मध्य, जो जीभ का जो मध्य भाग है वो काम करेगा। इसके बाद है पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन कौन सा आता है? क्या क्या आता है? आ, ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ। आप लोग बोलकर देख भी सकते हैं। हम लोग आ ऐसे बोलेंगे आ, तो कौन सा? पश्च स्वर। पश्च भाग जो जीभ का पिछला वाला भाग है वो काम कर रहा है। ऊ बोलेंगे तब भी, दीर्घ ऊ बोलेंगे तब भी, ओ बोलेंगे तब भी पिछला वाला भाग काम कर रहा है। और जब औ बोलेंगे तब भी पिछला वाला भाग ही काम कर रहा है। तो ये क्या है? पश्च स्वर। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? जीभ के आधार पर स्वर पढ़ा। सॉरी, हाँ सही। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर पढ़ा, स्वर का वर्गीकरण पढ़ा। अब हम लोग होठों के अनुसार हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? होठों की स्थिति के आधार पर क्या पढ़ेंगे? होठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तक हम लोगों ने पढ़ा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया। अब क्या करेंगे? अब कैसे? अब हम लोग करेंगे होठों की स्थिति, होठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? होठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। अब इसमें होठों की स्थिति के आधार पर बस कितने वर्गीकरण आधार पर कैसे कैसे कितने वर्गीकरण होते हैं? दो। एक होता है आवृत्तमुखी स्वर, दूसरा होता है वृत्तमुखी स्वर। पहला क्या होता है? आवृत्तमुखी स्वर और दूसरा क्या होता है? वृत्तमुखी स्वर। अब आवृत्तमुखी स्वर क्या होता है? आवृत्तिमुखी स्वर वो होता है जिसको बोलने से हमारा जो होठ है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? होठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना। तो हम लोगों का जो होठ है, जब हम लोग कोई भी स्वर बोलेंगे तो होठ जो हमारा है ऐसे सर्कल ना बन जाए, मतलब गोलाकार ना हो जाए। जिस स्वर को हम लोग बोलेंगे, ऐसा स्वर जिसे बोलने पर हमारा जो होठ है वो वृत्तानुसार, मतलब वृत्त के आकार का ना बने, वह कौन सा स्वर है? वह आवृत्तमुखी स्वर है। और वृत्तमुखी स्वर क्या है? जो जिस स्वर को बोलने पर हमारा जो होठ है वो वृत्त के अनुसार, मतलब वृत्तानुसार, मतलब गोलाकार बन जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वृत्तमुखी स्वर बोलते हैं। उस स्वर को क्या बोलते हैं? वृत्तमुखी स्वर बोलते हैं। जैसे पहले वृत्तमुखी स्वर देख लेते हैं। ऊ बोलिए एक बार, ऊ ऐसे बोलिए ऊ। जब ऊ बोलेंगे तो हमारा जो होठ है दोनों एकदम गोलाकार बन जा रहा है ना। दीर्घ ऊ बोलेंगे तब भी कैसे बन जा रहा है? वृत्त के अनुसार गोलाकार बन जा रहा है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद ओ बोलिए। अगर ओ बोलेंगे तब भी हमारा क्या है? वृत्तमुखी हो जाएगा। और औ बोलेंगे तब भी हमारा जो मुख है वो वृत्तमुखी हो जाएगा, मतलब वृत्त की तरह गोला बन जाएगा। अब अगला है क्या है? अब हम लोग आते हैं फिर वापस आवृत्तमुखी स्वर की तरफ। आवृत्तिमुखी स्वर मैंने बताया कि वह स्वर
जिसे बोलने पर हमारा जो होठ है वह किसी भी वृत्त के अनुसार नहीं रहता है, वही क्या होता है, नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आवृत्तमुखी स्वर बोलते हैं। जैसे है हमारा आ बोलिए अ, ऐसे बोलिए अ, हमारा मुंह ऐसे हुआ, काट देना है। अ बोलिए अ, हमारा जो होठ है वो गोलाकार नहीं बन रहा है, सिंपल सा बोल रहे हैं आ ई, दीर्घ ई, अब आ जाएगा हमारा री, अब आ जाएगा हमारा री, उसके बाद आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा ए। ये स्वर जो हैं ये कौन से स्वर हैं, आवृत्तमुखी स्वर हैं। और ये जो है ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ, ये क्या है हमारे, ये हैं वृत्तमुखी स्वर। अब जो हमारा ई है, यहाँ से हमारा जो ई है वो उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। और जो हमारा ऊ है, ऊ का क्या है, होंठ है। और री है, इसका क्या है, मूर्धा है। ए है, इसका कंठ है। और तालु है। तालु क्यों है, अब देखिए इसमें समझने वाली बात ये है कि जो हमारा ए बनता है किससे किससे बनता है, ए हमारा किससे बनता है, अ प्लस ई से। किससे बनता है, अ प्लस ई से। जो हमारा अ है, जो हमारा ये अ है वो हमारा जो ये अ है ये कंठ से, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। और ये अ, ये जो हमारा ए है वो अ और ई दोनों से मिलकर बनता है। तो इसलिए हमारा जो ये अ है ये कंठ से हो जाएगा, जो ई है ये तालु से हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो ई है वो उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इतना समझ आ गया। और हमारा जो ओ है, ओ और औ जो है ये किससे बनता है, इसमें देखिए कंठ है और होंठ है। तो हमारा जो ये अ और ऊ, अ जो है कंठ से बोला जाता है, इसका अ का उच्चारण काट दीजिएगा। अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, होठ है। तो क्या हो जाएगा, कंठ और होठ। और ए का क्या हो जाएगा, कंठ और तालु। और ओ औ का क्या हो जाएगा, कंठ और होठ। और दोनों कंठ और होठ क्यों हुआ, कंठ और होठ क्यों हुआ, कंठ तालु क्यों हुआ, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बता दिया है। तो चलिए अब इसके वर्ग की भी बात कर लेते हैं। इसके जो वर्ग होते हैं, इसके वर्ग की बात कर लेते हैं। अब कंठ का, इसका वर्ग क्या है, कंठ का कंठ ही है। और तालु का क्या होता है, तालव्य हो जाता है। तालु क्या हो जाता है, तालव्य हो जाता है। और हमारा जो होंठ है ये कंठ का है, तालु का तालव्य हो गया, होंठ का हो जाएगा ओठ, होंठ का हो जाएगा ओष्ठ। और मूर्धा का हो जाएगा मूर्धन्य। मूर्धा का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। और कंठ तालु का क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। और कंठ और होष्ठ का हो जाएगा कंठोष्ठ हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब तक हम लोग स्वर पढ़ रहे थे, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा हम लोगों ने और उच्चारण स्थान पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यंजन। व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। व्यंजन कौन कौन से हैं,
कितने व्यंजन होते हैं? एक स्वर स्पर्श व्यंजन होता है, एक अंतस्थ व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है और द्विगुण व्यंजन होता है। तो चलिए एक एक कर देखते हैं हम लोग व्यंजन को। तो व्यंजन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन को। इसमें कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? कोई बताएगा कितने होते हैं? 25। ये 25 कौन कौन से होते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न। ड, थ, थ, द, ध, न, प, फ। ये क्या है? सब स्पर्श व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन जिसे हम लोग बोलते हैं। प, फ, ब, भ, म। कितने हैं ये? 25 है। कितने हैं? 25 स्पर्श व्यंजन है। कितने हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये क्या है? इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग बोल सकते हैं, ये जो है इसे हम लोग क वर्ग भी बोल सकते हैं। ये क्या है? ये च वर्ग, और ये ट वर्ग है। ये क्या है? त वर्ग है। ये प वर्ग है। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, ट क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और ये जो हमारा, यही मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे, ये जो, चलिए इसको मैं बाद में भी बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो हमारा, ये क्या है? क वर्ग। कौन कौन सा है? ये हमारा क्या है? क वर्ग है। ये क्या है हमारा? ये च वर्ग है। ये ट वर्ग है। और ये क्या है हमारा? ट वर्ग है। ये क्या है? प वर्ग है। इतना सबको समझ आ गया? अब इसमें भी हम लोग देखते हैं, कौन कौन सा व्यंजन है। ये कौन सा है? प्रथमा है। ये क्या है? द्वितीय है। ये कौन सा है? तृतीया है। ये कौन सा है? चतुर्थ है। और ये जो क्या है? पंचम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर भी बोलते हैं ना। ये जो ङ, ञ, ड, न, म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं इसको। ये वाला जो है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा है, ये पांचवा है। इसको हम लोग पंचमाक्षर बोलते हैं। इसे हम लोग अनुनासिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक भी बोलते हैं। इसे हम लोग पंचमाक्षर भी बोलते हैं। इसे हम नासिक भी बोल सकते हैं। इतना समझ आ गया? और इसका हम लोग देखते हैं उच्चारण स्थान।
उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का। इसका क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? इसका कंठ है। च वर्ग का क्या है? क वर्ग का क्या है? कंठ है। च वर्ग का क्या है? तालु है। ट वर्ग का क्या है? ट वर्ग का है दंत। क्या है? दंत है। और त वर्ग का क्या है? मूर्धा है। और प वर्ग का क्या है? प वर्ग का क्या है उच्चारण स्थान? होठ है। इतना समझ आ गया? तो हमारा ये क्या था? ये हमारा क्या था? ये हमारा था स्पर्श व्यंजन। क्या था? स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? 25 होते हैं। समझ आ गया कौन कौन से होते हैं? क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। थोड़ा सा इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से। अब हम लोग बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ज, र, ल, व। और हमारे ये हो गया स्पर्श व्यंजन, ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। अब आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म व्यंजन मतलब क्या होता है? ऊष्मा से है, नाम ऐसे ही है ना, ऊष्मा। मतलब जब हमारी जीभ रगड़ खा के निकलती है। क्या खा के निकलती है? रगड़ खा के निकलती है जीभ से। जब रगड़, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है ना, ऊष्मा मतलब गर्म हवा। गर्म हवा कब निकलती है? जब हम लोग कोई भी किसी वर्ड का जब उच्चारण करते हैं तो वो जीभ हमारी जो है वो रगड़ खा के गर्म हवा निकालती है। उसे क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। उस व्यंजन को क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स, ह, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स, और ह। ये जब हम लोग बोलेंगे तो हम लोगों की जो जीभ है ये जब हम लोग इसको बोलते हैं तो हम लोगों मतलब अंदर से क्या होता है? गरम हवा निकलती है और जीभ हमारी रगड़ खाती है। जब बोलते हैं स, रगड़ खा रही है ना, स, ह, क्या रगड़ खा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अब आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन समझ आया। अब होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ लाइन लगा लेते हैं। अब देखते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञा और इसे बोलते हैं स्र। ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है? ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन मतलब क्या होता है? जो 2 के योग से बनता है, 2 वर्णों के योग से बनता है, उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से? 2 वर्ड से मिलकर बना है।
दो दो वर्ड से मिलकर बना है। अब जैसे हमारा देख, ये 6 है, ये किस किस वर्ड से मिलकर बना है? क प्लस स। किससे बना है? क प्लस स से मिलकर बना है 6। और ये त प्लस र से मिलकर बना है ज्ञ ज ज प्लस य से मिलकर बना है ज्ञ। और जो हमारा स्र है वो स प्लस र से मिलकर बना है। ये हमारा क्या है? चारों, ये चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। चलिए मैं कुछ भूल गया था, मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा व्यंजन है। व्यंजन क्या है? ये पूरा नहीं होता है जब तक इसमें स्वर नहीं लगता है ना, ये व्यंजन हमारा पूरा नहीं होता है। तो इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? हलंत या हल लगा देते हैं सब में। ये मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, भूल गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हलंत सब में रहेगा, तो मैं थोड़ा सा भूल गया था, ध्यान नहीं दिया था। ये सब पे हलंत रहेगा, हल रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो व्यंजन होता है वो बिना स्वर का पूरा नहीं होता है। और यहाँ भी जो जितने भी व्यंजन रहेंगे सब में हल रहेगा, हलंत रहेगा। समझ आ गया? इसमें भी हमारा हल रहेगा। अब क्या देखते हैं? अब हो गया हम लोगों का संयुक्त व्यंजन। अब हम लोगों का बचा है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या होता है? ये जो हिंदी के विकसित वर्ड होते हैं ना, अभी हम लोगों के इतने ही थे जब हिंदी के द्विगुण व्यंजन क्या होता है? जो हिंदी के विकसित वर्ड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? ड और ढ। क्या है? ड और ढ, ये हमारे दो क्या है? द्विगुण व्यंजन है। इसको हम लोग क्या 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 बोल सकते हैं? इसको हम लोग ताड़न जात भी बोलते हैं। ताड़न जात भी बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, ताड़न जात भी बोलते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। तो हम लोगों का ये था व्यंजन। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चलिए, गलत। अभी हम लोगों ने क्या देखा? व्यंजन देखा। व्यंजन समझ आ गया सबको, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कितने कितने व्यंजन होते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ। स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसमें 24-25 वर्ड होते हैं। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, उसमें कितने होते हैं? 4 वर्ड होते हैं। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, उसमें भी 4 वर्ड आता है। और उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, उसमें भी 4 वर्ड आते हैं। और एक आता है द्विगुण व्यंजन, उसमें 2 वर्ड आते हैं, ढ और ढ। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया कौन कौन से वर्ड होते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं स्थान के भेद के अनुसार वर्गीकरण। हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण कर रहे हैं। अभी इसके पहले हम लोग स्वर पढ़े, स्वर का वर्गीकरण करे थे, लेकिन अब हम लोग व्यंजन पढ़ रहे हैं तो व्यंजन का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है? स्थान भेद के अनुसार वर्गीकरण। किसके अनुसार वर्गीकरण? स्थान भेद के अनुसार वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे कंठ वर्ग में क्या आता है। कंठ वर्ग में क्या क्या आता है? कंठ वर्ग में आता है अ आता है
आ आता है और पूरा क वर्ग आता है और हम लोगों का ह आता है और अह आता है। ये क्या है? ये कंठ वर्ग के अनुसार क्या क्या कंठ वर्ग में क्या आते हैं? अ आ पूरा क वर्ग क ख ग घ ङ ह अह। और उसके बाद है हम लोगों का तालव्य है। तालव्य में क्या क्या आता है? ई दीर्घ ई पूरा च वर्ग और हमारा दंत स। ये हम लोगों का क्या है? तालव्य वर्ग में आता है। किस में आता है? तालव्य वर्ग में आता है। मूर्धन्य वर्ग में कौन सा स्वर आता है? मूर्धन्य वर्ग में कौन सा आता है? मूर्धन्य वर्ग में आता है री। हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं। मूर्धन्य में क्या आता है? री आता है। री के बाद आता है त वर्ग आता है। फिर से री आता है, फिर ट वर्ग आता है। ट वर्ग के बाद आता है र आता है, फिर आता है श आता है। श के बाद आता है हम लोगों का द्विगुण व्यंजन आता है ढ और ढ। ये किस में आते हैं? ये आते हैं मूर्धन्य में। मूर्धन्य में आते हैं। किस में आते हैं? मूर्धन्य में आते हैं। उसके बाद हम लोगों का क्या है? दंत है। दंत में क्या क्या आता है? त वर्ग ल स क्या आता है? पूरा त वर्ग आ जाता है और ल आता है और स आता है। उसके बाद हम लोगों का है ओष्ठ। ओष्ठ में क्या आता है? प वर्ग आता है, उ आता है और दीर्घ उ आता है। फिर से एक बार बता, कोष्ठ में क्या आता है? प वर्ग उ आता है और दीर्घ उ आता है। उसके बाद है हम लोगों का अब हम लोगों का ये है अनुनासिक वर्ग में क्या आता है? पंचमाक्षर और चंद्र बिंदु। और क्या आता है? चंद्र बिंदु आता है, ये वाला। चंद्र बिंदु आता है। और कंठ तालव्य में क्या क्या आता है? ए आता है और ऐ आता है। कंठोष्ठ में क्या आता है? ओ औ। उसके बाद है दंतोष्ठ में क्या आता है? बस एक वर्ड आता है व। क्या आता है? व। ये हमारे हो गए स्थान भेद के अनुसार वर्गीकरण। क्या हो गए? स्थान भेद के अनुसार वर्गीकरण हो गए। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। तो हम लोग जब वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से वर्णों का वर्गीकरण करते हैं?
दो प्रकार से करते हैं। एक है घोषत्व के आधार पर और हमारा जो दूसरा है वो क्या है, प्राण तत्व के आधार पर। क्या है, प्राण तत्व के आधार पर। हम लोग कितने प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। पहला कौन सा है, पहला है घोषत्व के आधार पर और दूसरा है प्राण तत्व के आधार पर। हम लोग इसका दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। पहला है घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण। अब जिसमें हम लोग उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्र में घोष उत्पन्न होता है। स्वर तंत्र में क्या होता है, घोष उत्पन्न होता है। ये जो घोष उत्पन्न होता है या कंपन होता है, ये घटता भी है बढ़ता भी है, इस प्रकार से बांटा जाता है। ये जो हमारा घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण है। अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा। प्राण तत्व क्या है, प्राण तत्व क्या है, प्राण तत्व क्या है, जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो अंदर से जो हवा निकलती है, ये ज़्यादा निकल रही है कि कम निकल रही है, इसके आधार पर हम लोग बांटते हैं। जब हम लोग कोई भी उच्चारण करते हैं तो अंदर से जो हवा निकलती है ना, जैसे क, ख, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, जब हम लोग कुछ भी उच्चारण करते हैं तो अंदर से जो हवा निकलती है, ये ज़्यादा निकल रही है कि कम निकल रही है, इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले किसको बांट के देखते हैं, घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर जब हम लोग देखेंगे तो अगर घोषत्व के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सघोष वर्ण। कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा ये इसमें हो जाएगा पहला अघोष वर्ण, दूसरा सघोष वर्ण। पहला क्या है, अघोष वर्ण, दूसरा सघोष वर्ण। अब ये अघोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण क्या है, जिसमें कंपन या घोष, जब कोई हम लोग उच्चारण करते हैं, जब कोई भी उच्चारण करते हैं तो उसमें से कंपन निकलता है ना, घोष निकलता है, वो बस नाम मात्र रहे या रहे ही ना, उसे क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। और जब हम लोग उच्चारण करते हैं, अगर कंपन निकलता है, ये अघोष से ज़्यादा, मतलब नाम मात्र से ज़्यादा, जब इससे ज़्यादा निकलता है, कंपन होता है, घोष होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सघोष वर्ण बोलते हैं। अब इन दोनों वर्णों में क्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें अघोष में क्या आता है, हर वर्ग का पहला दूसरा हर वर्ग का पहला दूसरा, ये हम लोग किस में लिख रहे हैं, अघोष वर्ण में लिख रहे हैं। इसमें हर वर्ण का पहला दूसरा स, दंत स, जिसमें ये सब आते हैं। ये अघोष वर्ण में क्या क्या आते हैं, हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला वर्ण दूसरा वर्ण, और स ये आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, अघोष वर्ण है। अब आगे है सघोष वर्ण में हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, इसमें क्या है, हर वर्ग का
तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और इसमें अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और इसी में आ जाएगा ह। इसमें क्या आ जाएगा? ह। और इसमें आ जाएगा सभी स्वर। सभी स्वर ये सब क्या है? सघोष वर्ण है। क्या है? सघोष वर्ण। सघोष वर्ण में क्या क्या आते हैं? हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, ह और सभी स्वर, ये किस में आ जाते हैं? सघोष वर्ण। हम लोग ये क्या कर रहे हैं? वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसमें घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण हम लोग कर रहे हैं। एक उसमें है अघोष वर्ण है, दूसरा है सघोष वर्ण। इन दोनों के रूप में कर रहे हैं। सघोष अघोष वर्ण में क्या क्या आता है? हर वर्ग का पहला, दूसरा, स। सघोष वर्ण में हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ व्यंजन, ह और सभी स्वर आते हैं। अब इसको हम लोग एक ट्रिक देखते हैं। इसको हम लोग याद करना होगा तो कैसे करेंगे? याद करना होगा तो कैसे करेंगे? हम लोगों की ट्रिक है अघोष हर वर्ग का पहला, दूसरा, स। ये क्या है? बस इतना याद कर लेंगे, समझ जाएंगे, तीनों स रहेंगे। ये कौन सी ट्रिक है हम लोगों की? अघोष में क्या रहेगा? 1 2 से समझ जाएंगे। हर वर्ग का पहला, दूसरा और स मतलब तीनों स। अब इसमें कौन सा ट्रिक बनता है? इसमें कौन सा ट्रिक बनेगा? चलिए ये भी देख लेते हैं, बनाते हैं ट्रिक। क्या रहेगा? सघोष सघोष हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ को बस अंत लिख देंगे। अंत क्या हो जाएगा? सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा, अंत। सभी स्वर को लिख देंगे स्वर, ह को लिख देंगे है। यह क्या हो जाएगा? सघोष 3 4 5 345 अंत स्वर है। ये क्या हो जाएगा? हम लोगों का ट्रिक हो जाएगा। अगर याद करना रहेगा तो याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे? सघोष 12 स, सघोष 1 2 स, अघोष 12 स। क्या हो जाएगा? अघोष में क्या है? 12 स मतलब पहला वर्ड, दूसरा वर्ड और स इसमें रहेगा। अघोष में रहेगा। सघोष में क्या रहेगा? सघोष में क्या रहेगा? सघोष में तीसरा, हर वर्ग का तीसरा वर्ड, चौथा, पांचवा और अंत। अंत मतलब अंतस्थ। अंत मतलब अंतस्थ, या तो अंतस्थ पूरा लिख लेंगे। सघोष 345 अंतस्थ स्वर है या अंत स्वर है, तो सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर ह। या तो है लिखिए या तो ह लिखिए। इतना समझ आया? इतना आप सबकी समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। प्राण तत्व के आधार पर। अब हम लोग क्या देखेंगे? प्राण तत्व के आधार पर कौन कौन से वर्ड आते हैं। सबसे पहले देखिए इसे कितने, इसमें पहला वाला है अल्प प्राण,
इसमें क्या है, अल्प प्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण। क्या है, अब आएगा यहाँ दूसरा है महाप्राण वर्ण। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब अल्प प्राण वर्ण मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग अल्प प्राण मतलब कम हवा की ज़रूरत होती है, कम हवा निकलती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्प प्राण बोलते हैं। और महाप्राण मतलब ज़्यादा हवा, कितना निकलती है, ज़्यादा हवा की ज़रूरत होती है, निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, महाप्राण वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाप्राण वर्ण बोलते हैं। और इन सब में क्या क्या रहेगा, अब इसमें रहेगा हर वर्ग का, इसमें क्या रहेगा, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन। हर वर्ग का, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, पांचवा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन, पूरा स्वर और अंग। ये इतना आएगा किसमें, अल्प प्राण वर्ण में। क्या क्या आएगा, हर वर्ग का पहला, हर वर्ग का क्या आएगा, पहला वर्ग आएगा, पहला वर्ड, तीसरा वर्ड, पांचवा वर्ड और अंतस्थ व्यंजन आएगा, पूरा स्वर आएगा और क्या आएगा, अंग आएगा। क्या आएगा, अंग आएगा। अब महाप्राण में क्या है, हर वर्ग का दूसरा, चौथा और हर वर्ग का, महाप्राण में क्या आएगा, हर वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अह। चलिए शॉर्ट में लिख देता हूँ, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। उसके बाद आ जाएगा हम लोगों का क्या, विसर्ग। क्या आ जाएगा, अह। क्या आ जाएगा, अह। ये हमारा क्या है, ये प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण हुआ है। अब इसको हम लोग इसका ट्रिक देखते हैं, क्या बनता है, कौन सी ट्रिक बनती है। पहला क्या हो जाएगा, अल्प प्राण, अल्प प्राण, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंत, अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, अंत, स्वर, ये हमारा क्या है, ये ट्रिक है। ऐसे भी हम लोग शॉर्ट में याद कर सकते हैं। 1 3 5 का मतलब पहला, तीसरा, पांचवा और अंत का मतलब अंतस्थ, स्वर मतलब पूरा स्वर, अंग मतलब अंग। अब महाप्राण में आ गया, महाप्राण में कौन सी ट्रिक है, महाप्राण वर्ण में, महाप्राण दूसरा, चौथा, ऊष्म, अह। ये क्या है, ये महाप्राण वर्ण का ट्रिक है। इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। समझ आया।
इतना समझ आया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ वर्ड देख लेते हैं वैसे ही। लुंठित वर्ड कौन सा होता है? लुंठित वर्ड या तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकंपित वर्ड भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? र को बोलते हैं। और पार्श्विक वर्ड किसको बोलते हैं? ल को बोलते हैं। काकल्य वर्ड कौन सा होता है? काकल्य वर्ड होता है अ और अह। क्या होता है? अ और अह होता है। और जो हमारा होता है ताड़नजात वर्ड किसको बोलते हैं? ताड़नजात मैंने आपको बता ही दिया था। किसको बोलते हैं? ड और ढ को बोलते हैं। और क्या उसको बोलते हैं? उत्क्षिप्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त वर्ड या उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ताड़नजात भी इसी को बोलते हैं और द्विगुण व्यंजन भी इसी को बोलते हैं। किसको? ड को और ढ को। उसके बाद है अनुनासिक वर्ड किसे बोलते हैं? पंचमाक्षर को बोलते हैं। जो वर्ग हर सभी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं। इसको हम लोग अनुनासिक वर्ड भी बोलते हैं। और हम लोगों का जो स्पर्श व्यंजन में जो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ड होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? निरनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरनुनासिक बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब क्लास समझ आया होगा और हमारी वर्णमाला अब समाप्त हुई। जितने लोग भी हमारे इस आरके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।